हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 8 कॉन्फ्रेंटिंग एंड मार्जिनलाइजेशन। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारे आदिवासी थे, जो इंडिया के जितने भी 5 तरह के आदिवासी थे, उनके साथ और दलित के साथ और साथ ही साथ कुछ मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। लेकिन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, यानी कि जो जिस पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी, वो कौन था? आदिवासी थे। किस तरीके से उनके जंगल को, उनके गांव को ज़बरदस्ती उनको से भगाया जाता था। अगर नहीं वहाँ से भागते थे तो उन लोगों को मार पीट के भी भगाया जाता था, यानी कि उनको ज़बरदस्ती मार पीट के। और जो नहीं भागता था, इनके मतलब मारने के बाद भी जो नहीं भागता था वहाँ से, उनको लोग जान से वहाँ पर मार देते थे। तो किस तरीके से उनके साथ क्या हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है और अत्याचार हुआ है। अब कह रहा उस मतलब चैप्टर 7 में हमने ये देखा किस तरीके से उन पर जो गवर्नमेंट है, जो बिजनेसमैन है, जो लालची लोग हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़े से पैसे के लिए उनकी पूरी गांव को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, पूरे गांव को बर्बाद कर ले रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से जो जो तीनों लोग हैं, यानी कि आदिवासी, मुस्लिम और दलित लोग, यानी कि लोअर कास्ट के लोग, SC ST वगैरह, किस तरीके से अपने लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और गवर्नमेंट से अपने लिए कुछ डिमांड करते हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट उनका डिमांड सुनती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इसको एक बात ध्यान सुन लीजिए। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसे खासकर सोशल साइंस यानी कि SST, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, वो टॉपिक वाइज ही आते हैं। तो टॉपिक जब पता रहेगा ना, तो हमेशा मैं कहता हूँ आप जो आंसर लिखेंगे तो पॉइंट में अपने आप में दिमाग छपता चला कि हाँ, इस टॉपिक में ये हमने पढ़ा था और उस चीज़ को हम क्या करेंगे, पॉइंट में लिखते चले जाएंगे। 2 नंबर का आएगा 2 पॉइंट, 4 नंबर का 4 पॉइंट और 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट। ठीक है, तो टॉपिक पहले समझना चाहिए कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद जो टॉपिक समझ लेंगे आप, तो पैराग्राफ आसानी से समझ आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने हर टॉपिक के आगे जो कठिन वर्ड है उसका हिंदी मैंने अच्छे से लिख दिया है। जैसे इन्वोकिंग, मतलब कि अपील करना, विनती करना अपने फंडामेंटल राइट्स की। अभी हमने देखा पिछले चैप्टर में किस तरीके से जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल पीपल थे, उनके साथ क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। जो गवर्नमेंट था, जो बिजनेसमैन थे, उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट कर रहे थे और उनके गाँव से ही उनको भगा रहे थे। तो जब शहर आते हैं तो वही दिखाया जा रहा है किस तरीके से ये लोग, मतलब आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग, दलित लोग और साथ ही साथ कुछ औरतें मिलकर क्या करती हैं, अपने अधिकार की मांग करती हैं। किसे? गवर्नमेंट से। तो वही इस पैराग्राफ में हमको पढ़ना था। कह रहा है कि हमने पहले चैप्टर में, यानी कि सिविक्स के पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, हमारे संविधान के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हर एक पर्सन को, यानी कि भारत में जो भी पर्सन रहता है, उस सारे पर्सन को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को, मतलब जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जो भी उसको दिक्कतें हो रही हैं, वो बता सकता है गवर्नमेंट को, और जो उसको चाहिए वो डिमांड कर सकता है गवर्नमेंट को। तो इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकता है और जो चाहे गवर्नमेंट से क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो, लिखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, जो हमारे सबके अधिकार हैं, आपके नहीं है, मेरे नहीं है, सबके अधिकार हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी पीपल हो, यानी कि बस भारत का रहने वाला हो, उसके साथ क्या, सबको अधिकार बराबर से मिला। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू उसको ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं, जो मुस्लिम है उसको कम अधिकार मिले हैं। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है संविधान, जो सबके लिए लिखा गया हो। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो संविधान है लिखा तो गया सबके लिए, लेकिन सब लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉलो कौन नहीं कर पाते हैं? जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है, ज़बरदस्ती उनको भगाया जाता है अपने घर से। जिससे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बुरी तरह से उनको क्या किया जाता, बीट किया जाता, यानी कि मारा जाता था आदिवासियों को, उनको गाँव से भगाने के लिए। तो ये भी लिखा है कि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, राइट्स यानी कि हमारे अधिकार होते हैं, तो जो हमारे अधिकार हैं वो सारे इंडियंस के लिए बराबरी से मिली है। ऐसा नहीं है ना, ऑल इंडियंस आर इक्वली। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सबके लिए बराबर है। कोई भी अगर कानून को तोड़ता है, अगर वो पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, किसी के द्वारा, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे वो कोई मुस्लिम हो। अगर मुस्लिम भी एक काम करता है, कानून को तोड़ता है, तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होते हैं। कह रहा है जो पीपल है, यानी कि जिनके साथ ये इंजस्टिस हो रहा है, कह रहे हैं 2 तरीके से डिमांड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिमांड होता है इनका फंडामेंटल राइट्स, कि भाई फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद इनके साथ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के साथ इंजस्टिस हो रहा है, यानी कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है और अन्याय हो रहा है। यानी कि जो बिजनेसमैन इनके साथ क्या कर रहा है, अन्याय कर रहे हैं इनके अधिकार होने के बावजूद। तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि आपका किस तरह का अधिकार है, जो आप ही इस अधिकार को क्या कर ले रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये पहला डिमांड करते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं उसको सही से बनाइए, ताकि हम क्या करें, अच्छे से जी सकें, अच्छे से रह सकें अपनी फैमिली के साथ। और जो दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो हमने जाना किस तरीके से वो कह रहे हैं गवर्नमेंट से, क्या करिए, अपने राइट्स को, जो हमारे अधिकार है उसको और ज़्यादा सुधारिए और इस पर और ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने जो मेरे साथ इंजस्टिस हो रहा है उसको सही करिए। सेकेंड, जो दूसरा तरीका है, ये गवर्नमेंट से इंसिस्ट करते हैं, यानी कि मतलब विनती करते हैं कि क्या करिए, इनके लिए लॉज लाइए, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो
मिनॉरिटी पीपल है, मिनॉरिटी यानी कि कम लोग जो कम मात्रा में पाए जाते हैं इंडिया में, उनके लिए कुछ और लॉज बनाए जाएँ ताकि उनको क्या मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, उनका प्रोटेक्शन हो सके और लोगों से, ठीक है, ताकि दूसरे लोग आके उनको हार्म ना पहुंचा सके, उनको नुकसान ना पहुंचा सके। देखो जो अगला पैराग्राफ है वो बता रहा है कि हमें जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, ये आर्टिकल 17 है हमारे संविधान का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पूरे राज्य के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ के लिए एक राज्य के लिए, पूरे भारत के लिए है, ठीक है। तो कह रहा है आर्टिकल जो 17 है इसके हिसाब से कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत की मतलब लोगों को पहले बीमारी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरह से। जिसका मतलब होता है कि जो दलित हैं, वो दलित यानी कि एसटी जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो आर्टिकल 17 खासकर बनाया गया। तो कह रहा है कि जो आर्टिकल 17 है इसके हिसाब से जो अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिसका मतलब होता है कि दलित जो हैं वो मंदिरों में जा सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। अगर ऐसा कोई मतलब उनको कोई रोकता है या उनको कोई परेशान करता है या कोई मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है किसी को, ठीक है, तो वो जाकर अगर कंप्लेन करता है पुलिस स्टेशन में तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 17 को तोड़ रहा है, ठीक है, जो मतलब होता है दलित को हार्म पहुँचाना। तो ऐसा नहीं करना है किसी को भी। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि अगर ऐसा कोई करता है तो ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है हमारी, जिसको हमने बनाया है अपने मतलब सबको आज़ादी मिली है, उसका क्या होगा, टॉलरेटेड नहीं हो रहा है, यानी उसके खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं एक तरह से। बल्कि इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम नाउ, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है यानी कि जो छुआछूत है वो क्या इस समय पनिशेबल क्राइम है, यानी कि बहुत ही अगर इसको क्राइम माना जाएगा। यदि आप किसी दलित को रोकते हैं मंदिर में जाने के लिए या किसी फैसिलिटी में यूज़ करने के लिए या किसी एजुकेशन को सिस्टम को पढ़ने के से रोकते हैं, जिसे मान लेते हैं कोई दलित है, ठीक है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो वहाँ के जो बच्चे हैं अगर इसको परेशान करते हैं या यदि इसके अलावा जो वहाँ के टीचर हैं वो इनको परेशान करते हैं तो वो क्या होगा, पनिशेबल क्राइम होगा। फिर कह रहा है जो तीसरा पैराग्राफ है, कह रहा है इन सब के अलावा यानी कि जो दलित वाला आर्टिकल 17 था, इस आर्टिकल 17 के अलावा भी और सारे आर्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, दलित के लिए काम करते हैं। जैसे कि बताया गया है, कह रहा है कि जो एग्जांपल है आर्टिकल 15 है, यानी कि आर्टिकल 17 की तरह आर्टिकल 15 भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, कोई भी सिटीजन इंडिया का जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, किसके हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से, यानी कि कोई भी पर्सन है जो भारत में रहता है उसको हम जज नहीं कर सकते, किस आधार पे, उसके धर्म के आधार पे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो बेकार है, वो हिंदू है तो बेकार है, वो क्या बोलते हैं हरिजन है तो बेकार, हरिजन यानी कि दलित, ठीक है, वो है तो बेकार है, आदिवासी है तो बेकार है, हम उसको जज नहीं कर सकते, हम उसको डिस्क्रिमिनेट यानी कि उसको मतलब प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसको क्या मतलब प्रताड़ित यानी कि उसको मार पीट नहीं सकते, ठीक है, वो हमारी तरह वो भी क्या है, आज़ाद है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 ये कहता है उसके रेस, उसके कास्ट, उसके सेक्स, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन सब के आधार पे यानी कि कहाँ पैदा हुआ है, क्या मतलब मेल है कि फीमेल है, ठीक है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत में जितने भी लोग रहते हैं हर धर्म का सम्मान होता है और हर लोग यानी कि हर एक पर्सन, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सब लोग क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। और इसी कंट्री में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो लिखे गए हैं, जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17, किसके लिए लिखे गए हैं, दलित लोग के लिए। कह रहा है कि यहाँ पर दो वर्ड है, एक दलित है, एक हरिजन है। हरिजन यहाँ पर नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूँ, एक दलित है और हरिजन है, दोनों का मतलब होता है सेम, यानी कि लोअर कास्ट के लोग, जैसे एससी और एससी हो गए हैं, ठीक है, एसटी और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये दोनों का मतलब एक ही है, लोअर कास्ट के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो दलित का ना हटा के अब हरिजन कर, हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, यानी कि जो आप विष्णु हैं उनके भक्त, ठीक है, उन्हीं के हरिजन कहा गया है, ठीक है। तीन दोनों टर्म को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके एमसीक्यू में पूछते हैं कि दलित या हरिजन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लोअर कास्ट से रिलेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पर एक पोएम लिखा गया है, पोएम एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको मतलब जाना जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, तो रट्टू तोता मत बनिए, इसको समझिए कि आपसे कहना क्या चाह रहा है और आप इससे क्या मतलब ले रहे हैं, इस बुक से पढ़ने से क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो हर चीज़ देखा जाता है। तो यहाँ पर एक बताई गई एक फीमेल लेडी है, ठीक है, सोयार बाई, कह रही है कि ये बात कर रही है कब, 14वीं सेंचुरी की, यानी कि 14th सेंचुरी की, ठीक है, अभी करना चल रहा है 21 सेंचुरी चल रहा है, तो ये बात करिए 14th सेंचुरी की, जब उस समय क्या था, अनटचेबल बहुत ज़्यादा माना जाता था, कि छुआछूत मतलब सबके दिमाग में था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हमारे घर में नहीं जा सकते, घर में छोड़ो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना था उनको, मतलब उनको गाँव से बाहर रखा जाता था अनटचेबल को, तो उस समय की बात कर रहा है। तो पोएम कहता है कि बॉडी इज़ अनक्लीन देसी, यानी कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, साफ़ सुथरा नहीं है, वे कहते हैं, वे यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको डिनोट किया जा रहा है। ओनली द सोल इज़ अनटेन्ड, जो हमारा आत्मा है वो क्या है, बस मतलब कि साफ़ सुथरा है। बट द इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी इज़ बोर्न विद इन द बॉडी,
लेकिन जो इम्प्योरिटी होती है हमारे शरीर के अंदर का, यानी जो हमारा ख़राब होता है दृश्य होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। सही बात है भाई। आप इंसान को कैसे जज करेंगे? उनके बॉडी के आधार पे है। मान लो कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा फटे कपड़े पहन के घूम रहा है जानबूझ के, ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या है, गरीब है। लेकिन आप पता नहीं लगा सकते कि वो गरीब है। आप देखेंगे, कहेंगे हाँ भाई वो गरीब है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा अमीर है। जैसे इलॉन मस्क है, अभी इंडिया में आ जाए तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन किसी ऐसे गलियारे में चला जाए जहाँ पर लोग उसको नहीं जानते और वो क्या करे, एक फटा सपड़ा कपड़ा पहन के चला जाए, तो लोग उसको जाने कि ये गरीब है, ये ना जानेंगे कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो वही कह रही है यहाँ पर कि जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, हमारे शरीर के अंदर है और शरीर के बाहर नहीं है। ठीक है। बाई विच रिचुअल डज द बॉडी बिकम प्योर, जिसके द्वारा कुछ रिचुअल्स के हिसाब से, यानी कि कुछ पूजा पाठ करने से हमारे शरीर क्या हो जाएंगे, प्योर नहीं हो पाएंगे। हमको प्योर बनाना पड़ेगा। मतलब जो नहीं होते हैं हिंदू लोग, मुस्लिम क्या करते हैं, दिन भर करते रहते हैं पूजा भगवान का, तो पूजा करने से हमारा शरीर प्योर नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, भाव दिखाने पड़ेंगे, दूसरे लोगों को उनका सम्मान करना पड़ेगा। नॉट अ क्रिएचर हैज़ बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन आवर ब्लडी वॉर्म, जो कह रहा है जो क्रिएचर भी क्या होता है, यानी कि जो कीड़ा भी होता है वो भी क्या होता है, ब्लडी वॉर्म से पैदा नहीं होता है। दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ गॉड, डिफाइलमेंट एग्जिस्ट विद इन, द बॉडी इज पॉल्यूटेड विद इन, यानी कि जो हमारा बॉडी जो शरीर है वो अंदर से क्या है, गंदा है। ठीक है। अंदर से गंदा है, अंदर से साफ भी है। कुछ लोगों का अंदर से साफ है, कुछ लोगों का अंदर से गंदा है। गंदा इसलिए है कि जो दूसरे का या लोअर कास्ट का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, बस क्या करते हैं, उनको लोग मतलब एक तरह से बेकार मतलब तरीके से लोग समझते हैं। तो उन्हीं को कहा गया है ये पोयम। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो कह रहा कि ये वाला जो पैराग्राफ है, कह रहा है कि फिर से जो दलित है इन्वोक करते हैं, यानी कि अपील करते हैं या ड्रॉ करते हैं फंडामेंटल अधिकार के लिए, यानी कि जो उनका जो मूल अधिकार है वो मांगते हैं। किसे मांगते हैं? अपने गवर्नमेंट से, अपने कम्युनिटी के लिए। किसे मांगते हैं? गवर्नमेंट से। यानी कि ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट से, अब जो भी गवर्नमेंट है हमारे लिए अधिकार बनाइए, हमारे लिए राइट्स बनाइए, ताकि हमारा क्या हो सके, सिक्योरिटी बढ़ सके और हमको जो लोग अनट्रीट कर रहे हैं यानी कि अच्छे से ट्रीट कर सकें। ठीक है। वे कहते हैं, वे कौन, जो दलित हैं, वे कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट का अटेंशन चाहिए, यानी कि उनकी सावधानी मतलब हमारी तरफ हो, यानी कि जो उनका दृश्य है वो हमारी तरफ हो। हमको वो देखें किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, किस तरीके से हमको लोग परेशान कर रहे हैं, किस तरीके से लोग हमको मार रहे हैं, किस तरीके से हमारे कम्युनिटी को लोग क्या कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। यानी कि जो हम लोग जंगल में रहते थे जहाँ पे, उस जंगल के पूरा ही पेड़ को काट करके हम लोग को भगा दिया जा रहा है और हम लोग को बुरी तरह से टॉर्चर भी किया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि वो मतलब न्याय के लिए मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप हमारे लिए क्या करिए, जस्टिस दिलवाइए, यानी कि न्याय दिलवाइए। वे चाहते हैं कि जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप, यानी कि जो कम लोग पाए जाते हैं भारत में, वो ग्रुप क्या कर सकें, अपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें जो संविधान में लिखे गए हैं। वे चाहते हैं किसी धर्म के आधार पे या किसी कल्चर के आधार पे या किसी एजुकेशन के आधार पे उनको जज न किया जाए, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं भाई, एजुकेशन का सिस्टम तो उनका होगा नहीं है। वो क्या करते हैं, बस जंगल में रहते हैं, जंगल की पूजा करते हैं, अपने गाँव की पूजा करते हैं, बल्कि उनको जानवरों को भी पूजा करते हैं। ठीक है। तो उनका वही काम है, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वो अपने में मस्त रहते हैं, उनको वहीं पर रहना भी देना चाहिए, उनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को, चाहे आदिवासी हो चाहे कोई भी पर्सन हो, उसके धर्म के आधार पे, उसके कल्चर के आधार पे या उसके एजुकेशन पे, वो कितना पढ़ा लिखा है, ये सब चीज़ों पे जज नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन को। किसे कह रहे हैं? गवर्नमेंट से कह रहे हैं। फिर कह रहा है चाहे वो मुस्लिम हो चाहे पारसी से हो, चाहे मुस्लिम पारसी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हर एक धर्म के मुखिया को अधिकार है कि अपने धर्म को बचाए। ठीक है। अगर उसको लगता है कि मेरा धर्म खतरे में है तो क्या करेगा, अपने धर्म को बचाने के लिए आवाज़ उठाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे मुस्लिम हो चाहे पारसी हो, कोई भी इंसान हो, उसका पूरा अधिकार है क्या करे, अपने कल्चर को यानी कि अपने धर्म को बचाने के लिए वो आगे बढ़ सकता है। यानी कि क्या करना है, उसको लड़ाई नहीं करना है, बस क्या करना है, अपने सरकार के डिमांड करना है कि मेरे धर्म के लिए, जो मेरा धर्म है वो खतरे में है, मेरे धर्म के लिए क्या करिए, नए लॉज बनाइए ताकि मेरा धर्म क्या एक तरीके से सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। ठीक है। फिर बताया जा रहा है, कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो ध्यान देना चाहती लेकिन दे नहीं पाती है। क्यों नहीं दे पाती है? क्योंकि इनसे ज़्यादा जो लोग कौन लोग हैं, मेजॉरिटी पीपल हैं, यानी कि हिंदू वगैरह लोग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करते 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 जो माइनॉरिटी पीपल है वो छूट जाते हैं। तो किसकी गलती है? माइनॉरिटी पीपल गलती है? नहीं, ये गवर्नमेंट की गलती है। क्योंकि हम भाई गवर्नमेंट को चुन रहे हैं अपने एक हेड की तरह, एक मास्टर की तरह। तो मास्टर का काम होता है सब बच्चों को देखना, किसी एक बच्चे को नहीं देखना। ऐसा नहीं है कि जो सबसे पढ़ने में तेज है उसी को देखें। मास्टर का काम ये होता है कि सबसे जो कमज़ोर बच्चा है उसको अगर आप समझा पा रहे हैं तो आप सफल हैं, यानी कि आप सक्सेसफुल टीचर हैं। ठीक है। जो पढ़ने में तेज है उसको पहले से समझ में आ रहा होगा तो उसको समझाने से क्या फ़ायदा है। ठीक है। क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, जो सबसे कम नंबर पाता है, जो उसको समझ नहीं आता कुछ भी, अगर आप उसको समझाने में कामयाब रहते हैं तो वो क्या है, आपका एक सक्सेसफुल वही मतलब टीचिंग करियर, यानी कि आप सच में एक टीचर बन चुके हैं। टीचर का काम होता है क्या, समझाना। ठीक है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी पीपल पे ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है, किसके मुकाबले में, मिनॉरिटी पीपल में। तो एक गवर्नमेंट का गलती है कि वो सब पे ध्यान दे, किसी एक मेजॉरिटी पीपल पे नहीं। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, यानी कि कुछ लॉ बनाए गए हैं जो इन लोगों के लिए क्या है, सेफ बनाए, ताकि इन लोगों के लिए सिक्योरिटी मिल सके। इन लोग मतलब कि दलित, मुस्लिम या लोअर कास्ट के लोग जो लोग हो गए या आदिवासी हो गए, इनके लिए। कह रहा हमने अभी पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं कि गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ बनाए हैं इनको हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और खासकर इन लोगों को। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ऐसे लॉज हैं जो इनको क्या करते हैं, इनको सेफ रखते हैं। लिखा रहा देयर आर स्पेसिफिक लॉ, यानी कुछ लॉ और हैं या पॉलिसीज़ हैं फॉर मार्जिनलाइज इन आवर कंट्री, यानी कि जितने भी पीपल हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, चाहे आदिवासी हो गए, चाहे दलित हो गए, चाहे मुस्लिम हो गए, उन सब के लिए अलग अलग लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन वो लॉ को फॉलो नहीं किया जा पाता, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लॉ बनाए गए हैं माइनॉरिटी के लिए हैं, माइनॉरिटी कम है, तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो गवर्नमेंट से किसी तरह के मतलब लालच दे के वो क्या करते हैं, उस साइन पे साइन करवा लेते हैं और अपना जो पूरा काम रहता है वो किस पे थोप देते हैं, गरीब लोगों पे। अब ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा है नहीं, कि इनके पास लिटरेसी भी रेट नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, तो लड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जान भी चली जाती है और इनको मार के भगा भी दिया जाता है अपने मूल निवासी से, यानी कि जहाँ पे ये रहते हैं। फिर बताया था कि जो गवर्नमेंट है ये उसका फ़र्ज़ है, उसका मतलब फ़र्ज़ बनता है कि क्या करे, वो प्रमोट करे इन पॉलिसीज़ को जो किसके क्या हों, इन स्पेसिफिक ग्रुप को अपॉर्चुनिटी दें। अपॉर्चुनिटी यानी कि चांस दें, चांस यानी कि मौका दें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऐसे रूल्स या पॉलिसीज़ को बनाए या नए रूल्स को बनाए जो क्या करें, इन स्पेसिफिक ग्रुप को, यानी कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है इनको क्या दे, मौका दे आगे बढ़ने का। जैसे इनको मौका दे पढ़ने का, मौका दे शहर में आने का, मौका दे एक जिम्मेदार नागरिक बनने का, और मौका दे इनको जॉब का। तो ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट से क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि जो भी माइनॉरिटी पीपल में आते हैं, जो भी माइनॉरिटी ग्रुप में आता है, उनकी क्या करें, सहायता करें और उनके लिए एक नए लॉ का क्रिएशन करें, जिसकी वजह से उनका भी क्या सके, जस्टिस मिल सके, उनको भी न्याय मिल सके। और अगला टॉपिक ये आता है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, यानी कि जो सामाजिक जस्टिस, जो सामाजिक अन्याय है, जो सामाजिक न्याय है, उसको प्रमोट करना, यानी कि सबको क्या मिल सके, न्याय मिल सके, चाहे कोई भी हो। कह रहा है कि जो संविधान में जितने भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, यानी कि जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों के लिए बताया गया है कि जो दोनों जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि हर एरिया में, चाहे वो दलित एरिया हो चाहे ट्राइबल एरिया हो, वहाँ तक उस स्कीम को पहुँचा सकें। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने या संविधान में एक स्कीम बनाया गया है, एक रूल बनाया गया, एक लॉ बनाया गया कि जिसके कारण जितने भी दलित हैं, ठीक है, जितने भी आदिवासी हैं, इनको एक सिक्योरिटी मिल सके, यानी कि कोई भी अगर इनको परेशान करता है, कोई भी हार्म करता है, तो उसको क्या बनाया जाएगा, पनिशेबल बनाया जाएगा और उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये लॉ क्या करना पड़ेगा, हर ट्राइबल विलेज में जाके, हर दलित गांव में जाके समझाना पड़ेगा कि अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया है, जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके, और जो पुलिस होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं गवर्नमेंट। देखो इसमें कह रहा है कि पहले, यानी कि 2010 या 2005 के पहले क्या था, आदिवासियों के लिए, ठीक है, मतलब खासकर आदिवासियों के लिए और दलित लोगों के लिए सीट जो थी नहीं थी, किसमें, जॉब वगैरह में। जो भी जॉब निकलते थे, चाहे पुलिस का जॉब हो, चाहे ISPCS का जॉब हो, चाहे टीचरिंग का जॉब हो, मतलब कोई किसी भी तरह का जॉब हो, यानी गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसमें दलित लोगों का और आदिवासियों का कोई भी मतलब सीट नहीं रहता था, यानी कि ये भी लोग एग्ज़ाम दे सकें, क्योंकि ये इतने पास पैसा भी नहीं होता था और ना ही गवर्नमेंट इन पर ध्यान देती थी। लेकिन 2000 के बाद, 2005 या 2010 के बाद नए नए स्कीम लाए गए, जिसके वजह से दलित लोगों का, यानी कि दलित के ग्रुप लोगों का और आदिवासियों का क्या कर दिया गया, इनका सीट फिक्स कर दिया गया कि जो सीट होगा, यानी कि मान लेते हैं अगर 100 सीट निकलता है पूरे एक राज्य में, यानी मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ आदिवासी है, कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम और कुछ ईसाई भी हैं, ठीक है, मतलब 7 तरह के जाति हैं। तो 100 सीट में से क्या करेगा, जो 50 सीट होंगे वो किसको दे देगा, हिंदू को दे देगा, ठीक है, ये फिक्स है, यानी कि ये 50 सीट हिंदू का है। बाकी जो 50 सीट बढ़ते हैं वो बांट देगा किसमें, मुस्लिम में बांट देगा। मान लेते हैं 15 दे दिया मुस्लिम को, ठीक है, 15 दे दिया किसको, आदिवासियों को, 15 दे दिया किसको, दलित को, 45 हो गया। बाकी जो 5 बचे हैं वो बांट देगा किसी और को। तो इस तरीके से क्या कर सकता है गवर्नमेंट, हर कास्ट को, हर ग्रुप को एक फिक्स सीट कर दिया जाता है कि जो मुस्लिम हैं ये 15 सीटों में आ सकते हैं, जो आदिवासी हैं 15 सीट में आ सकते हैं, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है कि आदिवासी भाई इतना पैसा नहीं होता है, यानी कि अगर 1000 आदिवासी हैं तो 1000 आदिवासी में से बस 10 ही आदिवासी ऐसे होंगे जो पढ़ लिख के सफल हो पाती हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता है। ठीक है, जो सीटें होती हैं आदिवासियों की वो खाली चली जाती हैं। क्यों खाली चली जाती हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो वही कह रहा है कि जो दलित हैं और आदिवासी हैं उनके लिए सीट क्या हो गए हैं, रिजर्व किए गए हैं एजुकेशन में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी जो गवर्नमेंट जॉब देती है, जो रोज़गार देती है, उनमें इन लोगों का सीट फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, यानी जो भारत का सरकार है या हर राज्य की सरकार है, उन सबके पास एक लिस्ट है। किस तरह का लिस्ट है कि इस राज्य में कितने एससी हैं यानी कि दलित हैं, और कितने एसटी हैं यानी कि कितने आदिवासी से है, या कितने बैकवर्ड लोग हैं यानी कि जो पिछड़ी एरिया में रहते हैं या पिछड़े लोग हैं, उन सबका लिस्ट है हर गवर्नमेंट के पास, हर राज्य का, हर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस लिस्ट के हिसाब से नए नए रोज़गार लाती है, नए नए जो स्कीम लाती है वो बताती है लोगों को कि किस तरीके से आप जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी हैं, ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखो, अब जो ये इसका जो फ़ायदा है ना, कुछ हिंदू या मुस्लिम दोनों उठा लेते हैं, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो क्या होता था, जो उनका सीट होता था 15 सीट, उनमें से भी 5 लोग हिंदू ले लेते थे या मुस्लिम ले लेते थे या कोई भी ले लेता था जो समझदार होता था। बस क्या करना था, उसको एक फेक सर्टिफिकेट बनवाना था कि वो कहाँ से आता है, वो ट्राइब यानी कि आदिवासियों से आता है। ठीक है, तो उसको आसानी से जॉब मिल सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया रूल निकाला कि एक नया तरह से कागज़ बनेगा जिसका कहा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। क्या कहा जाएगा? कास्ट सर्टिफिकेट। आप लोग जानते होंगे, शायद अभी नहीं जानेंगे, लेकिन जब 10th में या 12th में जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट का। बनवाना पड़ता है हर एक पर्सन को, हर एक स्टूडेंट को बनवाना पड़ता है, ताकि वो पता चल सके कि वो किस कास्ट से आता है, वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि दलित है कि आदिवासी है, उसी से पता चलता है। तो जब ये जब ये सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हुआ, तब लोगों में क्या हुआ, मतलब वेरिफिकेशन हुआ कि ये क्या है, ये दलित है, ये हिंदू है, ये आदिवासी है। जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर कह रहा है कि एडमिशन के लिए, यानी कि हर कॉलेज में जिससे जो दलित हैं, वो जो आदिवासी हैं, वो भी पढ़ सकें, हर कॉलेज में अच्छे खासे एजुकेशन प्राप्त कर सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कट ऑफ जारी किया, जिसकी वजह से वो अच्छे नंबर लाएँ, और अच्छे नंबर लाते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हर तरह के स्टूडेंट को दिया गया है मौका कि आप भी क्या कर सकते हैं, आके अपना रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी, यानी कि जो दलित और आदिवासी हैं, यानी कि जो ट्राइबल के लोग, जो जंगल के लोग हैं, जंगली मतलब सब लोग कहते हैं ना, आदिवासी लोग जंगल में ही होते हैं खासकर, और जो दलित हो यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हो गए। ठीक है, वो दोनों लोग मिलके अपने राइट्स को, यानी कि अपने अधिकार को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करेंगे इस पैराग्राफ में, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, ये पहले बताया जा रहा है किसका, दलित लोगों का। ठीक है, तो एक गाँव है, ठीक है, इंडिया में, जिसका नाम है जकलगढ़। क्या नाम है? जकमलगढ़, मतलब सब लोग अलग अलग पढ़ेंगे, बस आप लोग स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दें। कह रहा है यहाँ पर हर साल, यानी कि लगभग हर 5 साल में एक बार बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, यानी कि त्यौहार होता है, जो लगभग हर आसपास के गांव से लोग आते हैं उस मेला में सम्मिलित होने के लिए, जो काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। ठीक है, बताया जा रहा है ना, द विलेज ऑफ जकमलगढ़ आर गेयरिंग अ बिग फेस्टिवल वंस इन अ 5, यानी कि 5 साल में बस एक बार होता है। जैसे 5 साल में एक बार चुनाव होता है, वैसे ही उस गांव में 5 साल में एक बार बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो किसके लिए मनाया जाता है, देवताओं के लिए। ठीक है, और लगभग 20 गांव, यानी कि जो अगल बगल के जो 20 गांव हैं, वहाँ के लोग आते हैं इस गांव में मेला करने के लिए, यानी कि ये 5 दिन का इवेंट होता है। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, एक गाँव है जिसका नाम है जकमलगढ़। ठीक है, वहाँ पर 5 साल में एक बार क्या लगता है, मेला लगता है 5 दिन के लिए, यानी कि 5 दिन के लिए मेला लगता है, जो बहुत बड़ा इवेंट होता है। और इसके बाद आसपास के 20 गांवों से लोग आते हैं उस मेले में सम्मिलित होने के लिए, यानी कि मेला घूमने के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये जो मेला है, यानी कि जो फेस्टिवल है, ये खासकर किसका है, दलित कम्युनिटी का, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, SC ST, उनके खासकर ये मेला लगाया जाता है, यानी कि उनके द्वारा ये मेला लगाया जाता है 5 साल में एक बार। अब देखो, ये तो क्या मेला, अब मेले में होता क्या है उसको ध्यान सुनना। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 लोग बताएंगे, एक कौन है, दलित कम्युनिटी है, ठीक है, और दूसरे कौन है, प्रीस्ट, यानी कि बड़े बड़े पंडित जो होते हैं, ठीक है, वो लोग आते हैं। इस मेले में पंडित आते हैं और कौन आता है, दलित आता है। तो जो दलित होते हैं, जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो 5 दिन डेली, मतलब हर दिन क्या किया जाता है, जो पंडित को बैठाया जाता है लाइन से। ठीक है, कहा जाता है कि आप बैठिए। ठीक है, और पानी से इनका पैर धोया जाता है, यानी कि जो पंडित हैं इनके पैर धोते हैं कौन, दलित कम्युनिटी। ठीक है, ध्यान से बस सुनते रहिएगा कि जो पंडित होते हैं उनके पैर कौन धोता है, दलित कम्युनिटी धोती है। और बाद में जो पानी धोने, यानी कि धोने के बाद जो पानी बच जाता है या जो धुला जाता है, उस पानी से ये लोग नहाते हैं। सोच लो एक बार, अपना कंडीशन जानो कि क्या क्या होता है इस
मेले में। दलित कम्युनिटी होती है, पंडित होते हैं, उनके लोग पैर धोते हैं और पैर से धुआ हुआ पानी से ये लोग नहाते हैं, ठीक है। और उस गांव में जो ये करता है, कौन करता है, ये बिलोंग करते हैं रत्नम फैमिली से, यानी कि वहाँ एक फैमिली रहती है जिसका नाम है रत्नम फैमिली। ये फैमिली ये काम करती है, यानी कि हर दिन जो प्रिस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके पैरों को धोया जाता है और उस पानी से ये लोग नहाते हैं। और इसके पहले इसके पिताजी, यानी कि रंथनम फैमिली के पिताजी और उनके पिताजी ये पहले से टास्क करते आए हैं। अब उनका क्या कर रहा है, अब उनका ये लड़का ये काम कर रहा है। इतना करने के बावजूद भी उन लोगों को, यानी कि जो दलित लोग होते हैं, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। लिखा है ना, थॉ देयर वर नेवर अलाउड टू इंटर द टेम्पल, यानी कि उनका पैर धोने के बाद भी, पैर धोने के नहाने के बाद भी लोगों को मंदिर में इंटर नहीं किया जाता है। कह रहा है कि एक बार फिर से ये मेरा लगता है, तो उसमें जो रत्नम की फैमिली रहती है, उसका जो बड़ा बेटा रहता है जिसका नाम रहता है क्या, रत्नम, जो 20 साल का हो गया रहता है। और ये क्या करता है, वो पढ़ता है, क्या पढ़ाई करता है, वो करता है इंजीनियरिंग। क्या करता है, इंजीनियरिंग आसपास के कॉलेज में। तो जब वो घर आता है तो उसको बताया जाता है कि ये इस बार तुम्हारा नंबर है कि तुम क्या करोगे, इन पंडितों का पैर धोगे और उस पानी से क्या करोगे, तुम नहाओगे। जब ये बात सुनता है रत्नम तो सीधे सीधे क्या कर देता है, मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना। ही रिफ्यूज़ टू परफॉर्म द रिचुअल, वो मना कर देता है इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। जब वो मना करता है तो जितने भी लोग होते हैं आसपास के, जितने भी पंडित होते हैं, जितने भी वहाँ के दलित होते हैं, उनको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं। उसकी फैमिली को लिखा है ना कि हिज फैमिली हैज़ फोर्स्ड, यानी कि उसकी फैमिली को और उस रत्नम को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि तुम इस रिचुअल को परफॉर्म करो कि तुम क्या हो, दलित हो। जो वहाँ की जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, यानी कि जो पावरफुल कास्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, ठीक है, वो शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड यानी कि अचंभव हो जाते हैं कि कैसे ये लड़का मना कर दिया हमको। भाई पहले से इनका सम्मान होता आया हुआ है, इनको घमंड हो गया है इन पंडितों को। तो जब मना करता है तो उनको शौक लग जाता है कि कैसे ये लड़का मना कर दिया मेरा पैर धोने से। इसके बाद वो सोचते हैं कि जो पंडित वगैरह रहते हैं वो मान लेते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रत्नम का एजुकेशन बहुत बड़ा हाई हो गया है, इसीलिए जितने भी दलित हैं आज से वो कॉलेज नहीं जाएंगे। मतलब उनका मानना होता है, लिखा ना, दे बिलीव दैट, वो विश्वास करते हैं कि रत्नम का एजुकेशन ही है जो उसे अलाउ करता है ये काम करने से। यानी कि वो एजुकेशन मतलब के द्वारा ही क्या कर रहा है, वो हमसे मना कर पा रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता। वो ऐसा सोचते हैं कौन, जो बड़े पंडित होते हैं वहाँ के, जो प्रिस्ट होते हैं। तो जो वहाँ के पावरफुल कास्ट होते हैं, यानी कि जो वहाँ के प्रिस्ट होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि रत्नम को क्या करेंगे, एक लेसन सिखाएंगे, यानी कि एक सीख देंगे। नहीं होता है अगर कोई काम नहीं करे तो आपको लोग डांटते हैं, तो उसी तरह से बताया गया है यहाँ कि जब रत्नम मना कर देता है तो जो वहाँ के प्रिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े अपर कास्ट के लोग होते हैं, उसको एक पाठ पढ़ाते हैं। क्या पाठ पढ़ाते हैं, वो सीधे सीधे कह देते हैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के लिए कोई भी बंदा खड़ा नहीं होगा, यानी कोई भी जो पीपल होगा तुम्हारे लिए, फैमिली के लिए काम नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी कोई हेल्प करेगा। यानी कि आज के बाद जब वो मना किया रत्नम, तो पंडितों ने कहा कि आज के बाद तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली को कोई भी क्या करेगा, हेल्प नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई खड़ा होगा। लिखा है ना, एवरीवन वाज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक, यानी कि तुम्हारे फैमिली के लिए अब कोई नहीं बोलेगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई खड़ा रहेगा, यानी कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। जब ये सब ख़त्म हो गया, जब उन लोगों ने हड़का दिया इसको, बंदी की डांट उड़ दिया, तो चले गए। 2-3 दिन बाद वो वापस आते हैं। कब, रात में आते हैं और उसके घर को जला देते हैं, यानी कि जो झोपड़ी होता है किसका, रत्नम का, उसको लोग जला देते हैं। लिखा है ना, मेन इंटर द विलेज एंड सेट हिज ऑन फायर, और उसके फट को, यानी कि जो घर रहता है उसको जला देते हैं। क्यों जला देते हैं, क्योंकि उसने मना कर दिया था पंडितों को। इसके बाद जब उसका घर जल जाता है तो जो रत्नम रहता है वो तो भाई इंजीनियरिंग रहता है, यानी कि सब कुछ जानता है, सारे लॉस को जानता है, सारे नियम को जानता है। तो वो सुबह होते ही वो कहाँ चला जाता है, पुलिस स्टेशन में चला जाता है एक केस फाइल करने के लिए। किसके खिलाफ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का केस करने के लिए, जो बहुत ही खतरनाक केस होता है। यानी कि अगर कोई ST या SC अगर आपके खिलाफ कोई केस फाइल कर दिया तो आप बच नहीं सकते, आपको 100% जेल होनी है और लंबे समय तक जेल होनी है, ठीक है। तो भाई ये सब जानता था रत्नम, तो रत्नम तुरंत चल जाता है पुलिस स्टेशन में और एक केस फाइल कर देता है। किसके खिलाफ, उस पंडितों के खिलाफ जो उनका घर जलाए रहते हैं सब। और देखते ही देखते इसके जो अदर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यानी कि जो गांव के लोग रहते हैं, इसके सपोर्ट में खड़े नहीं होते। क्यों नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि पंडितों ने हड़का दिया था, यानी कि पहले ने उसने मतलब डांट दिया था कि अगर इसका कोई फैमिली के साथ कोई खड़ा होगा तो उसका भी यही असर होगा। तो इसलिए जो लोग रहते हैं इसके साथ नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इनके साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। तो अकेला जाता है पुलिस स्टेशन में और केस फाइल करवा के चला आता है। और जब वो केस करता है तो कई सारे जो मीडिया होते हैं, मीडिया यानी कि न्यूज़ चैनल वाले जान जाते हैं, तो चले जाते हैं गाँव में। अब गांव में आने के बाद क्या होता है, इनसे पूछने लगते हैं रत्नम से कि आपने ऐसा क्यों किया। सारा चीज़ बताता है वो। भाई अब न्यूज़ चैनल वाले हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, पंडितों का पूरा जो काला सच है वो दिखा देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं
वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसको क्या करते हैं, गांव से ही बेदखल कर देते हैं। किसको? रत्नम के फैमिली को। अब ये तो हो गया कहानी। अब उस कहानी से क्या क्या हमको उसका मतलब क्या क्या निकालना उसमें से वो हम देखेंगे। ये कहानी हो गया, ठीक है, कहानी को आप समझ गए। अब कह रहा कि जो केस किया था वो किस आधार पर किया था, वो केस होता क्या है, क्या वो डिटेल में बताता है और किस तरीके से काम करता है वो केस, वो हम जानेंगे। वो क्या केस था? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, यानी कि अत्याचार के खिलाफ वो केस था। किसके लिए था? वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था, यानी कि एससी और एसटी के लिए था, ठीक है, दलित के लिए। तो देखते हैं। और एक केस कब आया था? 1989 में आया था, यानी कि 1990 के आसपास, ठीक है, आज से लगभग कितना 30 साल पहले, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। कह रहा जो रत्नम वो था क्या था, इंजीनियरिंग तक किया था, तो वो सपोर्ट लेता है किसका? लॉ का, यानी कि लॉ का हेल्प लेता है और एक कंप्लेंट फाइल कर देता है जिसके खिलाफ क्या करता है? डोमिनेंट लोगों के खिलाफ, यानी जो मेजॉरिटी लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके खिलाफ एक पावरफुल कास्ट के खिलाफ केस कर देता है। कौन? रत्नम। कह रहा है कि जो लॉ है, यानी कि जो एक्ट है 1989 में बनाया गया था, ठीक है, ये कब बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि उस समय जो एसटी और एससी के लोग थे या आदिवासी थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था। जब मैंने क्लास चैप्टर से में पढ़ाया है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था कि अगर कोई ऐसा दोबारा करता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा और उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तभी ये नियम बना था। तो नियम कब का है? उस समय काफ़ी पुराना है। तो जब ये केस करने जाता है तो ये नियम काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है उन पंडितों के खिलाफ, ठीक है, लिखा है ना, दलित एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इनहिबिटेशंस, यानी कि जो उसमें जो दलित होते हैं वो तुरंत केस करते हैं और केस काफ़ी ज़ोरों शोरों से क्या होता है? काम करने लगता है उन पंडितों के ऊपर। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पंडित होते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और उसको एक न्याय मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब खतरनाक लॉ होता है। इसलिए कहते हैं कि जो दलित होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो केस बनता है उनके लिए वो बहुत ही डेंजरस होता है। चाहे कोई भी पर्सन, चाहे कितना भी बड़ा पर्सन हो, कितना भी बड़ा उसके पास मनी हो, पैसा हो, वो नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि ये केस या जो ये एक्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंजर माना जाता है, ठीक है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो नुकसान पहुँचाए, वैसे भी उन लोगों को, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1970 में 1980 की बात है, जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था, सबको पता है, मैंने क्लास चैप्टर में 7 पढ़ा है। कह रहा है उसको लेकर उन लोगों ने उस समय में, यानी कि 70 में 1970-80 में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चलाया था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया था गवर्नमेंट से कि उनका जो लैंड उनसे छीना जा रहा है, उनका जो घर उनसे छीना जा रहा है, उनका रिसोर्सेज छीना जा रहा है, उनको वापस लौटाया जाए, ठीक है, लिखा है ना, उनका लैंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देयर देम। जिसकी वजह से ये सब करते करते क्या करना पड़ा उनको, काफ़ी ज़्यादा फेस भी करना पड़ा दिक्कतों को, और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा वायलेंस भी हुआ उस समय में। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जो लॉ बनाए गए हैं उस समय में वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे? लॉन्ग लिस्ट क्राइम थे, यानी कि अगर आप वो काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और हॉरिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ इन्हीं लिए बनाए गए थे कि ताकि कोई पर्सन उन्हें नुकसान ना पहुँचाए, आदिवासियों को, दलित को कोई नुकसान ना पहुँचाए। और जब पंडितों ने नुकसान पहुँचाया तो उसको जेल में बंद कर दिया गया 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि जो लॉ है बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, इन लॉ को तोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी। यहाँ पर वही सारा बताया गया है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं जिसकी वजह से एससी एसटी को, यानी कि दलित को या आदिवासी को कोई भी दिक्कत होता है, तो वो अगर गलती से भी अगर एक कंप्लेन कर दिए तो आप बचने वाले नहीं हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है, मतलब सारी चीज़ वही बताया गया है। जो परेशान करते हैं, कोई भी तरह का परेशानी हो सकती है, आप उसे तंग करते हैं तभी वो कंप्लेन कर सकते हैं, यदि आप उनको मारते हैं तब भी वो कंप्लेन कर सकते हैं, यदि आप उनको कहीं से भगाते हैं तब भी आप कंप्लेन के ऊपर हो सकता है। तो कंप्लेन अगर हो गया आपके ऊपर तब आपका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि जो नियम बताए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उनसे लपटना नहीं चाहिए। वो जहाँ है उनको छोड़ दो, वहीं वो खुश हैं, ठीक है। नेचर में है, नेचर में छोड़ दो, वहीं खुश रहेंगे, उनको छेड़खानी नहीं करनी है। अगला टॉपिक आता है, हमारा छोटा सा टॉपिक है द स्कॉच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। देखो, अब स्कैवेंजिंग का मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसका मतलब होता है सफाई करना, यानी नहीं होता गाँव में, शहर में सफाई होता है, कूड़े वाले आते हैं तो सफाई करना। तो ये बात काफ़ी पुराना है, यानी कि 2010 के आसपास की बात है। बताया जा रहा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी कि जो सफाई कर्मी होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नाम सफाई कर्मी, यानी कि जो सफाई करते हैं। बताया जा रहा है कि पूरे देश में अगर मान लो 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 लोग हैं सफाई करने वाले, यानी कि पूरा देश में जो हमारा भारत है, एग्जाम्पल के तौर पर लेता है कि अच्छा समझ में आ जाए, कह रहा है पूरे देश में 100 लोग हैं जो सफाई करते हैं। तो 100 लोगों में से लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे? आदिवासी होंगे, ठीक है, या दलित होंगे, ठीक है। उसी को लेकर एक बताया गया है कि जो स्कैवेंजिंग होते हैं, यानी जो सफाई कर्मी होते हैं, उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? दलित औरतें होती हैं, दलित के घर के होते हैं, मतलब पूरी तरह से लोअर कास्ट के लोग होते हैं, चाहे आदिवासी होंगे चाहे लोअर कास्ट होंगे।
और ऊपर से ही ये सब काम कराने के बाद मतलब अब सोचो जब सफाई करनी है तो कितना गंदा गंदा काम रहता है, नालियाँ रहती हैं उसमें कितने तरह के कचड़े बहते हैं, जो लैट्रीन वगैरह रहता है देखो लिया भी है, मैं नहीं कहता हूँ, टीन प्लेट्स, बास्केट फ्रॉम ड्राई लैट्रीन्स, लैट्रीन समझ रहे हैं ना आप लोग, वो सब हेड टू डिस्पोजल अपने सर पर रख के वो लोग फेंकते हैं, जिसकी वजह से उनको बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि लगभग ये सब करने से उनको क्या होता है, कई सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे उनका आँख खराब हो जाता है, कभी कभी स्किन डिजीज़ हो जाती है, उनको फेफड़ों में दिक्कत होता है, उनको गैस में मतलब पेट में दिक्कत होने लगता है। इसके बावजूद जो गवर्नमेंट है क्या होती है, बस एक दिन का 200 रुपया उनको फीस देती है। सोचो इतना गंदा काम करने के लिए, यानी कि जो गंदगी साफ़ करने के लिए इंसानों का बस एक दिन का 200 रुपया मिल रहा है उनको, ठीक है। 200 रुपये में क्या हो पाएगा, दिन भर का बेचारे साफ सफाई करते रहते हैं, ऊपर से जब साफ़ सफाई करते हैं तो उनको बीमारियाँ भी हो जाती है। तो ये सब मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उनका सैलरी भी क्या करना चाहिए, उनका जो वेजेस है डेली वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये पूरे भारत की बात हो रही है। तो इस तरीके से जो इसके मैनेजर होते हैं वो बेचारे क्या करते हैं, काम करते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है फोटो में किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए। इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक आता है आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट, यानी कि अभी हमने देखा किस तरीके से जो दलित थे वो इसी एक्ट का यूज़ करके उन पंडितों को क्या कर देते हैं, जेल में बंद करवा देते हैं। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना किस तरीके से ये इस एक्ट के लिए आदिवासियों ने डिमांड किया था गवर्नमेंट, तब जाके ये एक्ट बनाया गया था। हमने तो वही कह रहा है यहाँ पर कि 1989 जो एक्ट हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन रीजन्स के लिए, यानी जो आदिवासी हैं, जो दलित लोग हैं, इनके लिए एक्ट काफ़ी ज़्यादा एक सम्मान की बात है। क्योंकि अगर कोई भी इनका कोई हार्म पहुँचाता है, इनका कोई नुकसान पहुँचाता है, तो अगर ये एक्ट लग गया उस पर तो भाई उसका पूरा जीवन क्या है, ख़त्म है, यानी कि पूरा जीवन क्या करना पड़ेगा, जेल में गुजारना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि इस डिमांड के लिए, यानी कि इस एक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इनको मेहनत करना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा दिन रात एक करना पड़ा था इस एक्ट को पास कराने के लिए। तो वही कह रहा है कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा कि किस तरीके से जो आपस आदिवासी थे उनके जंगल में रहते थे, जंगल के एक गांव में रहते थे, तो जो बिजनेसमैन आते थे उस गांव को लोग को खदेड़ देते थे, जो नहीं भागता था उसको मार पीट के खदेड़ देते थे। जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट से डिमांड किया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब हमारे लिए क्या करिए, एक नए नियम को बनाइए जो बहुत ही सख्त हो, बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक्ट को बनाया था 1989 में, ताकि आदिवासियों को कोई भी नुकसान न पहुँचा सके। तो ये हो गया एक्ट, इस तरीके से डिमांड किया था उन्होंने। अब आता है कंक्लूजन यानी कि मतलब क्या निष्कर्ष निकला इस चैप्टर से, देखते हैं। देखो निष्कर्ष ये निकलता है, सबको पता होगा, बस मुझे बताना है। देखो कहते हैं, मतलब जो राइटर है इसके बुक कहते हैं कि भाई देखो जो लॉ है, जो लॉ अधिकार बनते हैं, जो नियम बनते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो बस पेपर पे लिखने के लिए से नहीं होता है। यानी गवर्नमेंट ने कह दिया हाँ भाई पेपर में मैंने साइन कर दिया है और ये नियम बन गया है, तो बस पेपर पे साइन करने से ये नियम पास नहीं हो पाता है, इसको लागू करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई नियम बनता है, जैसे ये नियम बना था जब 80-89 वाला, ठीक है, आदिवासियों के लिए और दलित के लिए, तो बस पेपर से लिखने के लिए नहीं हुआ था भाई। जब पंडितों ने उस घर को जलाया था रत्नातम के फैमिली को, तो जब वो केस किया तो उसको जेल में बंद कर दिया गया तुरंत, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही। तो उसे कहते हैं काम करना। तो वहीं यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जो अधिकार बनते हैं, जो लॉ नियम बनते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है, वो बस पेपर की नहीं होती है, उसको रियलिटी में भी क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। फिर कह रहा है जो डिजायर मतलब होता है इच्छा, यानी कि द डिजायर ऑफ इक्वालिटी, भाई सबको सम्मान प्यारी है, सबको इक्वालिटी प्यारा है, सबको अपनी सम्मान प्यारी होती है, ठीक है। और सबका रिस्पेक्ट भी जरूरी होता है। अगर सामने वाला अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो उसी तरह से जब आप किसी दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि जो सबकी इच्छा यही होती है कि सामने वाला मेरा क्या करे, रिस्पेक्ट करे। जैसे आप दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे, तो एक कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि अगर आप दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट ही मिलेगा। अगर आप उसको गाली देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तो भी सामने से क्या देगा, आपको वही देगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। तो बस इतना ही था चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।